चैप्टर 94। अब आगे। चौधरी हवेली आज किसी त्योहार की तरह जगमगा रही थी। मुख्य दरवाजे पर रंग बिरंगी लाइटें, आंगन में ताजे फूलों की मालाएं, दीवारों पर हल्दी और कुमकुम के हाथों के निशान, सब कुछ मानो नई शुरुआत का स्वागत कर रहा था। हवेली सचमुच दुल्हन की तरह सजाई गई थी। सीढ़ियों से लेकर बरामदे तक हर कोना महक रहा था। दरवाजे पर अर्जुन, विधि और अभी खड़े थे। अर्जुन की आंखों में गर्व था, विधि के चेहरे पर सादगी से भरी चमक। विधि आज पूरी तरह अपने प्रोफेशन की आभा लिए खड़ी थी, ब्लैक व्हाइट लॉयर कोट नहीं, लेकिन उसके आत्मविश्वास में आज एक परिपक्व वकील की ठहराव था। सिमरन जी पूजा की थाली लेकर बाहर आई। थाली की घंटी की टुनक हवा में घुली और सिमरन जी मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ, हमारी बहू और घर की वकील साहिबा को घर में कदम रखना है। विधि ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। सिमरन जी ने उनकी आरती उतारी, कुमकुम का टीका लगाया और चावल की कटोरी आगे बढ़ाई। दाहिना पैर आगे रखकर भीतर आना, बेटा। विधि ने धीरे से कदम बढ़ाया। हवेली में एक हल्की सी सरसराहट फैली, मानो घर खुद उसे आशीर्वाद दे रहा हो। अंदर आते ही विधि ने एक एक कर सबके पैर छुए। सबसे पहले रणधीर चौधरी के। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हमारी बहू नहीं, अब हमारी बेटी बनकर रहना, आशी और निशी की तरह। फिर राज और सिमरन जी, जिन्होंने उसे गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद नीति और संदीप जी, फिर आशी और करण, और फिर आदि व निशी। हर आशीर्वाद के साथ विधि का मन और भी हल्का, और घर और भी अपना लगता गया। तभी अनवर आगे बढ़ा। उसने हल्की मुस्कान के साथ विधि के पैर छुए। खुश रहो, विधि ने उसे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अनवर की आंखों में चमक थी, वो बोला, वेलकम बैक चाची। विधि बस मुस्कुरा दी। विधि के ठीक बगल में खड़ा छोटा अवी भी सबके पैर छू रहा था। छोटे छोटे हाथों से, मासूमियत से, पूरी नियत से। फिर वो सीधा आशी के पास पहुंचा। आशी झुककर उसे तुरंत गोद में उठाती है। उसके छोटे छोटे हाथ आशी के गले में कसकर लिपट जाते हैं। आशी मुस्कुराकर उसके गाल पर किस करती है। छोटे चैंप, उसकी आवाज में ममता घुली थी। आज से हम सब साथ रहेंगे, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तू खुश है ना? अभी उसके गले में छुपकर बोला। हाँ, बड़ी मॉम। बहुत खुश, अब कोई मुझे दूर नहीं ले जाएगा, ना। आशी की आंखें थोड़ी नम हुई, पर मुस्कान गहरी। कभी नहीं, अब तू वहीं रहेगा जहां तेरे लोग हैं, तेरी फैमिली है। करण पीछे खड़े इस दृश्य को देखकर मुस्कुराया। लग रहा है अब घर में शांति कम और मस्ती ज्यादा रहने वाली है। अभी ने तुरंत मुड़कर कहा, मस्ती तो मैं करूंगा, और आपको भी परेशान करूंगा, बड़े डैड। सब हंस पड़े। जहां पूरा घर खुशियों में डूबा था, वहीं एक कोना था जहां रत्ना देवी चुपचाप बैठी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी कसक थी। थोड़ी देर बाद पूरा चौधरी परिवार डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो चुका था। लंबी सी टेबल पर खाने की खुशबू फैल रही थी। गरम गरम फुलके, दाल तड़का, मिक्स वेज, सलाद और बीच में रखा बैंगन का भरता, जिसे देखकर अवी ने अपना चेहरा ऐसे सिकुड़ा जैसे किसी ने उसकी चॉकलेट छुड़वा ली हो। वो करण की गोद में बैठा था। छोटी सी प्लेट के सामने बहुत बड़े रॉयल नवाब वाले ठाट से उंगली उठाकर बोला, बड़े डैड, मैं ये नहीं खाता, बैंगन की सब्जी बुरी लगती है। सारी टेबल पर दबी हंसी फैल गई। करण ने बड़ी प्यार भरी मुस्कान के साथ उसका गाल दबाया। अच्छा मेरे छोटे शाहजादे, तू जो बोलेगा वही मिलेगा। तू बोल पास्ता खाएगा, दाल चावल, या बस पापड़ तोड़कर ही खुश हो जाएगा। अभी ने तुरंत जवाब दिया, पापड़ और दही, और हाँ, मिठाई भी। करण ने आशी पर नजर डाली जो सामने बैठी हंस रही थी। देखो, ये छोटा महाराज पहले ही दिन से अपनी डिमांड्स शुरू कर चुका है। सिमरन जी ने प्यार से कहा, अरे रहने दो, इतने दिनों बाद घर आया है, जो मांगे वही दो। तभी दरवाजे की ओर से कदमों की आवाज आई। सबकी नजर एक साथ मुड़ी। अनवी और शुभ अंदर आ रहे थे। अनवी थोड़ी हड़बड़ाहट में, और शुभ हमेशा की तरह मासूम सी मुस्कान लिए। अनवी ने आते ही माफी भरे अंदाज में कहा, सॉरी सब लोग, हम थोड़ा लेट हो गए, ट्रैफिक बहुत था। शुभ ने आगे बढ़ सभी के पैर छुए। टेबल पर हंसी, बातें और खाने की सुगंध मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे घर भी खुद सांस ले रहा हो। अभी पापड़ चबा रहा था। कभी करण की शर्ट पकड़कर खींचता, कभी निशी को देख हाथ हिलाता। विधि शांति से सबको देख रही थी। उसके लिए ये सब काफी सालों बाद था कि आज से वो फिर से सभी के साथ रहेगी। इतना बड़ा परिवार, इतना शोर, इतना प्यार, पर उसे अच्छा लग रहा था। आशी, करण और अभी एक छोटी सी फैमिली की तरह लग रहे थे। अनवी और शुभ की नोकझोंक ने टेबल में हल्की शरारत घोल दी थी।
राज जी और सिमरन जी हर किसी को प्लेट में कुछ न कुछ परोसने में लगे थे, और रत्ना देवी अपनी कुर्सी पर चुपचाप सब देख रही थी, चेहरे पर वही पुराना संकोच, और दिल में ना जाने कितनी उलझी हुई बातें। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। सारांश ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और टैक्सी स्टैंड से दूर चलते हुए खुद ही कैब मंगा ली। रात का समय था, पर सड़कें अब भी जिंदा थी, गाड़ियों का शोर, हल्की बारिश की धुंध, और शहर की वो बेचैनी जो कभी सोती नहीं। कैब की खिड़की के बाहर देखते हुए उसका चेहरा थका हुआ था, मानो सिर्फ सफर की नहीं, बल्कि बीते महीनों की थकान उसकी आंखों में जमा हो गई थी। आज वो अपने घर लौट रहा था, वही घर जिसे उसने दर्द, पछतावे और खामोशी में छोड़ दिया था। वही माँ जो अब उससे बात नहीं करती, वही पिता जिनकी नजरों में हमेशा सवाल रहा। कैब जैसे जैसे उसके घर की ओर बढ़ रही थी, सारांश की सांसें भारी होती जा रही थीं। आखिरकार कैब रुक गई। ड्राइवर ने कहा, साहब आपका पता आ गया। सारांश ने धीरे से सिर हिलाया, भाड़ा चुकाया और कैब से नीचे उतर आया। उसका घर, सफेद रंग की बड़ी इमारत, हरे पौधों से ढकी बाउंड्री, और सामने की खिड़की पर लगी वही पुरानी विंड चाइम जो हवा के साथ बज रही थी। कुछ दूरी पर खड़े होकर उसने घर को देखा, आंखें कुछ पल नम हो गईं। विंड चाइम की आवाज जैसे कोई पुरानी याद छेड़ रही हो, जब माँ उसकी हर सफलता पर उसे गले लगाती थी, जब वह घर में कदम रखते ही कहती थी, सबसे पहले हाथ धोकर खाना खा लो डॉक्टर साहब। अब सब बदल चुका था, घर वही था, लोग वही थे, लेकिन उनके दिलों में उसके लिए जगह खाली हो चुकी थी। सारांश ने गहरी सांस ली। शायद आज भी माँ मुझसे नाराज होंगी, उसने खुद से कहा। पर जितना भागूंगा दर्द उतना बढ़ेगा। वह कुछ कदम और आगे बढ़ा, फिर कुछ देर रुक गया, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा, और आखिरकार अपना कदम घर के दरवाजे पर रखा। चैप्टर 95 अब आगे। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा, और आखिरकार अपना कदम घर के दरवाजे पर रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी, किसी के टीवी ऑन किए होने की धीमी आवाज आ रही थी। उसके कदम हल्के थे, पर दिल की धड़कन तेज। दरवाजे के पीछे खड़ी थी उसकी माँ, उनके हाथ में चाय का कप था, और उनके चेहरे पर वही पुराना, शांत लेकिन ठंडा भाव। सारांश ने झुककर नमस्ते किया। माँ। माँ ने उसे देखा, पर उनकी आंखों में भावनाओं की जगह बस दूरी थी। आ गए तुम। उनकी आवाज बिना किसी गर्माहट के थी। सारांश को ये पता था, ये चार शब्द उसकी उम्मीद से ज्यादा भारी थे। उसने पास जाकर कहा, माँ, मैं मुझे माफ कर दो। सारांश ने हिम्मत जुटाई। उस दिन जो हुआ, उसके लिए मैं हमेशा दोषी रहूंगा, लेकिन मैं आपकी नजरों से गिरना नहीं चाहता, माँ। माँ की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, फिर उन्होंने नजरें फेर ली। तुम चाहे जितना कहो, वो बात बदल नहीं सकती कि उस रात तुम अपनी बहन को बचा नहीं पाए। हर शब्द एक तीर था। सारांश की गले की नसें खींच गईं। उसने नजरें झुका लीं। वही हादसा, वही अपराध बोध, जो उसे हर रात जगाए रखता था। माँ। उसकी आवाज टूट गई। मुझे खुद से ज्यादा आपकी नफरत चुभती है। माँ चुप रही, लेकिन उनका चेहरा साफ बता रहा था, वो अब भी नहीं पिघली हैं। सारांश कुछ पल वहीं खड़ा रहा, और फिर उसी सोफे पर बैठ गया जहां बचपन में बैठकर कहानियां सुना करता था। उसने घर की हर चीज को देखा, टंगी तस्वीरें, टेबल पर रखा फूलदान, और दीवार पर बहन की मुस्कुराती तस्वीर। उस तस्वीर पर उसकी नजर टिक गई। उसकी बहन का चेहरा, चमकता हुआ, खुश और जीवंत, वो मुस्कान जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। सारांश के दिल में दर्द की लहर उठी। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसका पिता था। तुम आ गए, अच्छा किया। उनकी आवाज थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन वह मुस्कुराए थे, हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान। सारांश की आंखें भर आईं। उसके पिता ने कहा, बीता हुआ फिर से नहीं लिखा जा सकता, बेटा, पर जो बाकी है, उसे सुधारा जा सकता है। सारांश ने सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पापा। माँ अब भी चुप थी, लेकिन पहली बार उन्होंने उसकी ओर देखा और नजरें हटाई नहीं। रावल मैंशन की छत पर हल्की हल्की हवा बह रही थी। चांद पूरा था, लेकिन उसका उजाला भी सिद्धि की उलझनों को रोशन नहीं कर पा रहा था। वो छत की रेलिंग के पास खड़ी, अपने हाथों को कसकर पकड़े, आसमान में ताक रही थी, जैसे चांद उसके सवालों का जवाब दे देगा। क्या मैं सही कर रही हूँ, या किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचा रही हूँ जो मेरी फिक्र करता है? ये सवाल उसकी आंखों में साफ पड़े जा सकते थे।
अगर कोई उसे उस वक्त देख लेता, और किसी ने देख भी लिया था। उसने अचानक अपने पेट पर एक गर्म हथेली की नरमी महसूस की। सिद्धि चौंकी, धीरे से पीछे मुड़ी, और सास उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी बाहों में हल्के से समेटे खड़ा था। चांदनी की रोशनी में उसका चेहरा किसी कंफ्यूज्ड लेकिन ईमानदार इंसान जैसा लग रहा था, जो अपने प्यार को समझना चाहता है। सास ने अपना चेहरा उसके कंधे पर हल्का सा टिकाया। क्या हुआ, सिद्धि, किस बात में खोई हो? सिद्धि ने तुरंत नजरें चुरा ली। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उसकी आवाज सब बयां कर गई। सास धीरे से मुस्कुराया, फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सिद्धि की ठुड्डी को हल्के से उठाकर उसकी झुकी हुई आंखों को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। सिद्धि ने फिर नजरें झुका ली, इस बार और गहरा। सास ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया, बहुत नरमी से, बहुत प्यार से। सिद्धि, मुझे नहीं पता तुम उस रात स्टडी रूम में क्यों गई थी। मुझे ये भी नहीं पता, बड़े पापा का शक सही है या गलत। सिद्धि का दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। उसने सांस भीतर खींच ली। उसे लगा अगला ही पल सास सब जान जाएगा, लेकिन उसने जो कहा वो उससे कहीं ज्यादा भारी था। सास ने अपने शब्दों को धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन एक बात मैं जरूर चाहता हूँ, हमारा रिश्ता झूठ नहीं होना चाहिए। सिद्धि की आंखें कांप गईं। सास एक कदम और करीब आया, इतना कि सिद्धि उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। मैं इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता हूँ सिद्धि, और चाहता हूँ तुम भी निभाओ। सिद्धि की पलकों पर नमी छलक आई। एक पल को उसे लगा कि वो टूट जाएगी। सास ने उसके गाल को हल्के से छुआ। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, बस तुम्हें खोने से डर रहा हूँ। सिद्धि का दिल उस पर जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। पहली बार उसने सास की आंखों में डर देखा, शायद वो डर जिसे वो कभी जताता नहीं था। सिद्धि ने होंठ खोले कुछ कहने के लिए, पर शब्द गले में फंस गए। सास ने बहुत धीरे से कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, और सिद्धि को लगा कि शायद पहली बार किसी ने उसकी परवाह इतनी ईमानदारी से की है। लेकिन उसके मन में उसका अंकल, उसकी बदले की कसम, और सास की मासूमियत सब एक साथ टकरा रहे थे। सिद्धि ने एक गहरी सांस ली, और बस बोली, सास, मैं कोशिश करूंगी। सास ने उसके माथे पर हल्का सा किस रखा, एक वादा जैसा, एक भरोसा जैसा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सिद्धि। सास उसे एक आखिरी नजर देकर धीरे धीरे वहां से चला गया, और सिद्धि चांद के नीचे अकेली खड़ी, पहली बार डर गई कि कहीं वो इस परिवार को तबाह करते करते सबसे पहले अपने ही दिल को न तोड़ दे। चैप्टर 96। अब आगे। शुभ अन्वी वशिष्ठ मेंशन लौट चुके थे। अगले दिन शुभ फ्रेश होकर बाहर आया। बाल अभी भी थोड़े गीले थे, और वो अपने टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रहा था। अन्वी अपने ड्रॉयर में कुछ ढूंढ रही थी। शुभ दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ा हुआ, और अन्वी को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने पहली बार देखा हो। अन्वी ने महसूस किया तो बोली, क्या देख रहे हो ऐसे? शुभ ने होंठ दबाकर नटखट अंदाज में कहा, देख रहा हूँ कि मेरी बीवी आज कितनी खूबसूरत लग रही है, और मैं इतने सालों से तुमसे अनजान कैसे था। अन्वी ने आंखें घुमाई। डायलॉग बंद करो शुभ, नीचे भी जाना है। शुभ उसके पास आया, झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया, नीचे जाने से पहले ऊपर चढ़ाना तो पड़ेगा ना मेरे दिल के टॉप फ्लोर पर। अन्वी ने उसे हल्का धक्का दिया। शुभ, तुम कभी भी शुरू हो जाते हो, इतना फ्लर्ट अच्छी बात नहीं। शुभ बोला, अपनी बीवी से तो करता हूँ। शुभ कंधे उचकाकर बोला, भाई तुम्हारा पति हूँ, ऑटोमेटिक रोमांटिक मोड में रहता हूँ। अन्वी फिर ड्रॉयर में ढूंढने लगी। मुझे मेरी क्लिप नहीं मिल रही थी। शुभ ने झट से कहा, क्लिप छोड़ो, मैं लगा देता हूँ। अन्वी, क्या? शुभ पास आया, उसके बिखरे बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, ये बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, कितनी बार कहूँ, इन्हें मत बांधा करो, खुला रखो, हवा में उड़े और सीधा आकर मेरे दिल पर गिरे। अन्वी के गाल हल्के से लाल हो गए। शुभ, बस भी करो। शुभ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी ओर खींचा और बहुत करीब खड़े होकर बोला, बस, ये शब्द मुझे पसंद नहीं। बस का तो मतलब होता है रुक जा, और मैं तो तुम्हारी स्माइल के लिए, तुम्हारी आंखों की चमक के लिए, तुम्हारी हर सांस के लिए कभी रुकता ही नहीं। अन्वी उसकी इस नजदीकी से थोड़ा असहज होकर बोली, चलो नीचे चलते हैं। शुभ ने शरारती हंसी के साथ कहा, हम, लेकिन पहले
और उसने झट से अन्वी के माथे पर एक किस चिपका दी। अन्वी चौंक कर बोली, शुभ। शुभ ने हाथ जोड़ लिए। गुस्सा न हो मिसेस वशिष्ठ। अन्वी हंस पड़ी। तुम ना पागल हो। शुभ ने उंगली से दिल पर इशारा किया। तुम्हारा पागल। अब चलो, वरना मैं नीचे भी यही फ्लर्ट करता हुआ पहुंच जाऊंगा। जिंदल मेंशन। जिंदल मेंशन का डाइनिंग एरिया हमेशा से घर की धड़कन रहा था। सुबह के इस शांत पहर में सुनहरी धूप पूर्वी खिड़कियों से छनकर आती, महोगनी की पॉलिश की हुई डाइनिंग टेबल पर एक चमकदार परत बिछा देती थी। टेबल पर रखे सफेद लिली के फूलों की धीमी खुशबू और गर्मागर्म नाश्ते की महक हवा में तैर रही थी। यह महज एक कमरा नहीं था, बल्कि वह मंच था जहां जिंदल परिवार के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, और आज सुबह भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। देव जिंदल बैठे थे। उनकी आंखों में व्यवसाय की पैनी धार के बजाय एक पिता की उम्मीद और हल्की घबराहट थी। सामने उनकी पत्नी नत्तू नैना बैठी थी, जिनकी भंगिमा हमेशा की तरह शांत और संतुलित थी, पर उनकी उंगलियां कॉफी मग को सामान्य से अधिक कसकर थामे हुई थी, एक छोटा सा संकेत कि अंदर ही अंदर वह भी उतनी ही उत्सुक थी। घर के मुखिया आकाश जी और उनकी पत्नी श्री बैठी थी। आकाश जी के चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं, जो आज एक शांत स्वीकृति का भाव लिए हुए थी। श्री अपनी चिर परिचित सादगी और शालीनता के साथ अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर बैठी थी। उनकी दृष्टि बार बार टेबल के दूसरे छोर पर बैठी अपनी पोती देविका पर टिक रही थी, और वहां परिवार की सबसे नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हुई देविका बैठी थी। उसकी आंखें नीचे नाश्ते की प्लेट पर टिकी थी, पर उसके चेहरे की हल्की लाली और होठों पर दबी मुस्कान ये बताने के लिए काफी थी कि आज की चर्चा का केंद्र वही है। वह एक ऐसी सुबह का इंतजार कर रही थी जो उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाली थी। नाश्ते में इडली, सांबर और ताजे फलों का मिश्रण था, लेकिन किसी के हाथ में उतनी फुर्ती नहीं थी जितनी की रोज होती है। हवा में एक अनकहा तनाव था, जो चम्मचों की हल्की खनखनाहट और सांबर की भाप के बीच भी महसूस किया जा सकता था। देव ने आखिरकार चम्मच को प्लेट पर रखा। यह आवाज इतनी अप्रत्याशित थी कि सभी की नजरें उन पर टिक गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर उठाने की तैयारी कर रहा हो। उनकी आवाज में व्यापारिक बैठकों वाला आत्मविश्वास था, लेकिन शब्दों में एक कोमल, पारिवारिक संवेदनशीलता थी। मॉम, डैड, नत्तू और देविका, देव ने संबोधन शुरू किया, और उनकी नजरें एक एक करके सब पर घूमी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में देविका और वेद ने अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। देविका ने एक पल के लिए आंख उठाकर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने, देव जारी रहे, पिछले हफ्ते वेद के फादर मिस्टर वशिष्ठ से एक लंबी और विस्तृत बात की है। ये सिर्फ दो बच्चों का मिलना नहीं है, ये दो परिवारों का जुड़ना है। मैंने उनसे उनके बेटे के भविष्य, देविका के लिए उनकी अपेक्षाओं, और सबसे जरूरी, अपने बच्ची की खुशी पर खुलकर बात की है। आकाश जी ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, ध्यान से सुन रहे थे। श्री ने नत्तू की ओर देखा, और दोनों महिलाओं ने आंखों ही आंखों में एक मूक संवाद किया, एक माँ की चिंता, एक दादी का आशीर्वाद। उन्होंने मेरा पक्ष और हमारे परिवार के मूल्य बहुत ध्यान से सुने हैं, देव ने बताया। और उन्होंने कहा है कि वह वेद से चर्चा करके अपना डिसीजन मुझे जल्द ही बता देंगे। एक पल का सन्नाटा छा गया। ये डिसीजन सिर्फ हाँ या न का सवाल नहीं था, ये देविका के जीवन का पूरा खाका बदलने वाला था। नत्तू को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देव ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। नत्तू ने तुरंत हामी भरी, बिल्कुल नहीं। वेद एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और सबसे जरूरी, वह मेरी बेटी को बहुत खुश रखता है। देव ने फिर अपने माता पिता की ओर देखा। तो मॉम, डैड, अब आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप क्या चाहते हैं? ये प्रश्न सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि परिवार के बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का देव का तरीका था। जिंदल परिवार में अंतिम निर्णय हमेशा बड़ों की सहमति से ही होता था। आकाश जी और श्री ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक ऐसा पल था जो बिना शब्दों के सदियों के वैवाहिक बंधन और आपसी समझ को दर्शाता था। उनकी नजरें मिली, और एक ही पल में सारी बातचीत, सारे अनुभव और सारी चिंताएं विलीन हो गईं। पहले आकाश जी बोले। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में घर की नींव का वजन था। देव, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो बस देविका की खुशी चाहते हैं।